हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीनोमिक के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेके आए सेकंड पार्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इन माय प्रीवियस पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट। इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम। क्लियर बच्चे? अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन एंड द नेम इज डिटर्मिनेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हुआ उसका सेकंड एस्पेक्ट। पहला क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन था। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चे, वो देखिए। डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर हम कॉज पढ़ते हैं या इसके अंदर हम रिस्क फैक्टर की स्टडी करते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें कॉज पता नहीं होगा हम डिजीज के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से कॉज से डिजीज होती है, इसको समझाने के लिए बहुत बहुत व्यक्तियों ने अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ थ्योरी दी हैं। उन सारी थ्योरीज को मैं वन बाय वन करके आपके सामने बताऊंगा कि कौन कौन सी थ्योरी दी गई हैं, ये बताने के लिए कि कौन सी डिजीज का कॉज क्या हो सकता है और डिजीज कैसे हो सकती है। ठीक है बच्चे? तो बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं और इन थ्योरीज के आधार पर हमें ये पता चलेगा कि कोई भी डिजीज कैसे कैसे किस कॉज से हो सकती है। क्लियर? जिसमें सबसे पहली थ्योरी की अगर मैं बात करूं, नंबर फर्स्ट में डाल रहा हूं इसको, दैट इज सुपर नेचुरल कॉज। बच्चे क्या है? सुपर नेचुरल कॉज। ये मानते इस बात को हैं कि कोई भी डिजीज अगर हुई है तो उसका कॉज परमात्मा है, सुपर नेचुरल पावर है, इसका कॉज है। यानी कोई बहुत बुरी स्पिरिट है जिसकी वजह से, ईविल स्पिरिट कहते हैं इसको, ईविल स्पिरिट है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है। किसी भूत प्रेत का साया मान लीजिए, किसी बुरे व्यक्ति का, किसी बुरी आत्मा का साया मान लीजिए। साया मतलब पहनने वाला नहीं भाई, मतलब दैट इज फॉर द पर्सन, दैट इज फॉर द एनीथिंग, कि जो आपको अपने अंडर कंट्रोल में रखी हुई है। क्लियर है? तो सुपर नेचुरल कॉज कौन कौन से हो सकते हैं? सुपर नेचुरल कॉज में इसका सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि ये मोस्ट एंशियंट, सबसे पुरानी है। यानी शुरुआत अगर किसी बीमारी की हुई थी तो उसका थ्योरी ये माना गया है कि सबसे पहले ये माना जाता था कि ये बीमारी जो होनी हुई है वो किसी बहुत बड़ी बुरी स्पिरिट की वजह से हुई है। तो यानी कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट, बहुत बुरी आत्मा की वजह से ऐसा हुआ है। बच्चे समझ आ रहा है? बच्चे, बहुत बुरी आत्मा की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे हम मानते हैं सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम दूसरा कहते हैं डेमोनिक थ्योरी। क्या कहते हैं बच्चे? डेमोनिक थ्योरी। तो ऑल्सो नॉन एज डेमोनिक थ्योरी। डेमोन जानते हो? डेमोन्स, दानव, वही डिमोन्स, यानी कि डिमोनिक थ्योरी कहा जाता है इसको। किसको बच्चे? सुपर नेचुरल कॉज थ्योरी को। क्लियर? सबसे पुरानी थ्योरी यही थी तो इसका नाम है सुपर नेचुरल। दूसरी कौन सी थ्योरी दी गई ये बताने के लिए कि डिजीज का कॉज कौन सा होता है? दूसरी थ्योरी का नाम है पुनिटिव थ्योरी। पुनिटिव या पनिटिव थ्योरी। पनिटिव वर्ड यानी कौन सा वर्ड? पनिशमेंट। यानी किससे वर्ड लिया गया है? ये पनिशमेंट से वर्ड लिया गया है, यानी पनिशमेंट से बनाई है पनिटिव थ्योरी। इस थ्योरी को मानने वाले इस बात को जानते हैं, कि किसी भी व्यक्ति का भगवान की तरफ जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं है तो भगवान उसे दंड स्वरूप क्या दे देता है? बीमारी दे देता है। ऐसा पनिटिव थ्योरी मानती है। इसने कहा इट बिलीव दैट पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड द गॉड इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। अगर भगवान को मानता है तो उसे कभी बीमारी नहीं हो सकती और भगवान को नहीं मानेगा तो उसको बीमारी होगी। ऐसा मानने वाले कॉज थ्योरी कौन सी है? पनिटिव थ्योरी। क्लियर बच्चे? तो इसका मतलब क्या है? इट बिलीव दैट पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड गॉड is responsible for disease.
डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है? भगवान की तरफ ना श्रद्धा रखना, भगवान उसे दंड स्वरूप, पनिशमेंट यानी दंड, दंड स्वरूप क्या दे देता है? बीमारियां दे देता है। इसे पनेटिव थ्योरी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर पर जो थ्योरी है उसे कहते हैं ह्यूमरल थ्योरी। क्या कहते हैं बच्चे? ह्यूमरल थ्योरी। ह्यूमरल थ्योरी, ह्यूमरल का मतलब यहाँ किससे है बच्चे? यहाँ फ्लूइड से मतलब है, यानी कि कितने टाइप के फ्लूइड हैं। सबसे पहली बात याद रखना, ह्यूमरल थ्योरी को मानने वालों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी बीमारी भगवान की दी होती है। ह्यूमरल थ्योरी ने सबसे पहले रिजेक्ट किया था सुपर नेचुरल थ्योरी को। उन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर जो 4 फ्लूइड पाए जाते हैं, इनके बीच में जब इम्बैलेंस होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, तब जाकर डिजीज पैदा होती है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, इसने रिजेक्ट कर दिया था कौन सी थ्योरी को? सुपर नेचुरल थ्योरी को। तो इसने रिजेक्टेड सुपर नेचुरल थ्योरी, सुपर नेचुरल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा देयर आर 4 फ्लूइड, जिन्हें ये क्या बोलते थे? ह्यूमरल, प्रेजेंट इन बॉडी। हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड या ह्यूमरल पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ये 4 जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जिनमें से एक होता है येलो बाइल। क्या होता है बच्चे? येलो बाइल। एक है ब्लैक बाइल। क्या होता है? ब्लैक बाइल। एक है फ्लेम, और एक होता है ब्लड। समझ आया बच्चे? तो ब्लड हो गया, येलो बाइल हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, और फ्लेम हो गया, या फैलम कहते हैं। ठीक है बच्चे? तो फ्लेम का मतलब, आपने कहा फ्लेम का मतलब क्या है? फ्लोम का मतलब यहां लिखा है वाटर। फ्लेम का मतलब यहां क्या लिखा है? वाटर। वाटर का मतलब इसका संबंध किससे है? आंसर है मॉइस्चर के साथ संबंध है इसका। किसका? फ्लेम का। आई होप आपको समझ आए। येलो बाइल कहां लिखा हुआ है? येलो बाइल में क्या लिखा हुआ है? फायर। येलो बाइल में क्या लिखा हुआ है? फायर। यानी फायर का मतलब इसका संबंध किससे है? हीट के साथ। ब्लैक बाइल का मतलब क्या लिखा है? अर्थ। अर्थ। ब्लैक बाइल, अर्थ के जमीन कैसे होती है? ठंडी। यानी इसका मतलब क्या है? कोल्ड। समझ आ रहा है बच्चे? और ब्लड, ब्लड का मतलब यहां क्या लिखा है? एयर। और एयर की वजह से क्या होती है बच्चे? ड्राइनेस। याद रखिएगा कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन सा है। तो इन दैट कंडीशन आपको ये ड्राइनेस जो है वो ब्लड है, येलो बाइल फायर और हीट है, कोल्ड जो कोल्ड है वो कौन सा है बच्चे? ब्लैक बाइल। मॉइस्चर कौन सा है? दैट इज द फ्लेम। क्लियर? ये 4 जो ह्यूमरल हैं ये इंसान के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से हम क्या क्या है? फ्लेम यानी मॉइस्चर के बारे में, येलो बाइल यानी हीट के बारे में, ब्लैक बॉइल यानी कोल्ड के बारे में, और ब्लड हो गया ड्राइनेस के बारे में। क्लियर बच्चे? तो इन 4 के बीच में जब भी इम्बैलेंस होगा तो डिजीज अकर ड्यू टू imbalance in between these four humerals। इन 2 ह्यूमर्स के बीच, इन 4 ह्यूमर्स के बीच में अगर कोई इम्बैलेंस हुआ है तो उस वजह से इसमें डिजीज होने के चांस ज़्यादा हैं। सपोज कोल्डनेस बढ़ जाए, ड्राइनेस बढ़ जाए तो डिजीज, वेटनेस बढ़ जाए तो डिजीज, हॉटनेस बढ़ जाए तो डिजीज। यानी जो डिजीजेस हैं वो तब होती हैं जब इन 4 के बीच में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। क्लियर बच्चे? ह्यूमन, मैन की जो प्रवृत्ति है, मैन का जो नेचर है वो इसके अकॉर्डिंग माना जाता है हॉट एंड ड्राई। मैन का नेचर क्या माना जाता है? हॉट एंड ड्राई। और जो महिलाएं होती हैं उनका नेचर माना जाता है कोल्ड एंड वेट। कोल्ड एंड वेट, ये वुमेन का नेचर माना जाता है। तो बच्चे मैन और विमेन दोनों के नेचर इस थ्योरी के हिसाब से सामने लिखे हुए हैं। इंसान हॉट होते हैं, वहीं तो महिलाएं भी हॉट होती हैं, पर इंसान को ज़्यादा, पुरुषों में ज़्यादा हॉटनेस होती है। ये थ्योरी कह रही है, मेरा इसमें कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और थोड़े सूखे ड्राई होते हैं कौन? पुरुष। महिलाएं थोड़ी ठंडी होती हैं, थोड़ी वेट होती हैं।
क्लियर बच्चे? तो ये कौन कह रहा है? ये ह्यूमरल थ्योरी कह रही है। क्लियर? तो चार के बीच में जब भी इम्बैलेंस हो जाएगा इसमें डिजीज पैदा हो जाएगी। द थ्योरी इज नोन एज द ह्यूमरल थ्योरी। क्लियर? ह्यूमरल थ्योरी के बाद नंबर 4 पे कौन सी है? इसे कहते हैं मियास्मेटिक थ्योरी। मियास्मेटिक थ्योरी ये डिटर्मिनेंट या कॉज को समझाने के लिए दी गई थ्योरी है। इसने कहा डिजीज इज कॉज्ड बाय बैड एयर, यानी कि मियाज्म क्या होता है? मियाज्म होता है बैड एयर। क्लियर बच्चे? तो मियाज्म बर्ड जो है वो क्या है? मियाज्म बर्ड का मतलब है बैड एयर, गंदी बदबूदार स्मेल। गंदी बदबूदार स्मेल जो इनसेंसिबल वेपर होती है, दैट इज बैड एयर। तो इसने कहा कोई भी डिजीज अगर फैल रही है तो इसलिए फैल रही कि उसके आसपास जो हवा है वो गंदी है। काफी कुछ तो सही कहा इसने। गंदगी वहीं होती है जहां गंदी चीजें होती हैं, और गंदी हवा आएगी तो वहां ऑलरेडी इन्फेक्शन एजेंट होंगे, तो हवा से भी इन्फेक्शन एजेंट फैलते हैं, तो बीमारियां फैल सकती हैं बैड एयर के साथ। पर ये थ्योरी इतनी एक्सेप्टेबल नहीं हुई। समझ आया बच्चे? पर इसने काफी कुछ प्रयास किया उस कॉज के पास जाने का जो डिजीज पैदा करता है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है? तो मियाद में यानी कि बैड एयर होता है, तो इसने कहा डिजीज क्यों पैदा हुई किसी इंसान में? डिजीज ड्यू टू presence of disease due to presence of bad air in environment, in surrounding। सराउंडिंग के अंदर अगर बैड एयर प्रेजेंट है तो वो डिजीज पैदा करेगा। इस थ्योरी को बोलने वाला कौन था? आंसर है मियास्मेटिक थ्योरी। कौन था? मियास्मेटिक थ्योरी। क्लियर? चार हो चुकी हैं। पांचवी थ्योरी का नाम बताइए। कंटाजियन थ्योरी। कंटेजियस या कंटेजियन थ्योरी। कंटेजियन थ्योरी सबसे पहले ये बात दी किसने? कंटामिनेटेड चीजों से ही अगर कोई बीमारी फैल रही है तो ये थ्योरी दी किसने थी? सबसे पहले थ्योरी गिवन बाय द गिरोमेलो या गिरोलेमो। गिरालेमो, हाँ यही था सर। गिवन बाय गिरेलेमो। गिरेलेमो ने थ्योरी दी, और ये दी किसने बच्ची? फ्रेकास्ट्रो। गिरालेमो एंड फ्रेकास्ट्रो ने थ्योरी दी थी। कौन सी? कंटेजियन थ्योरी। पूछ सकता है थ्योरी किसने दी, क्योंकि ये काफी कुछ मिलती जुलती है लेटेस्ट थ्योरियों के साथ। इसने कहा कि डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड क्लाइंट। इसने कहा कोई बीमारी तभी होती है जब आप उस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में चले जाते हो जिसको पहले से बीमारी होती है। तो काफी कुछ सही कहा इसने, पर ये हमेशा सही नहीं होता। दिस इज ओनली फॉर इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? वो भी तो डिजीज है। तो सही है पर एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने क्या कहा? ये बुरी नहीं है थ्योरी, बट सब जगह अप्लाई नहीं है। दिस थ्योरी नॉट अप्लाई फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर बच्चे? तो थ्योरी दैट इज डिजीज इज caused by close contact with infectious client। इन्फेक्शियस क्लाइंट के क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उसे कहते हैं कंटेजियन थ्योरी। और ये बताने वाला सबसे पहले कौन था? गिरेलेमो एंड फ्रेकास्ट्रो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई। 5 थ्योरी के बाद छठवीं थ्योरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। आंसर है जर्म थ्योरी। कौन सी बच्चे? जर्म थ्योरी। क्वेश्चन ये है कि सर जर्म थ्योरी किसने दी? जर्म थ्योरी दी किसने? जर्म थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, गिवन बाय लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। तो याद रखना दैट इज प्रपोज्ड बाय, ये वो प्रपोज नहीं है वैलेंटाइन डे वाला, प्रपोज्ड बाय लुईस पास्चर। क्या बच्चे? लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन ये है सर, एक आंसर बता दीजिए, क्या टिक करके आना है? लुईस पास्चर ज्यादा सही आंसर है, यही टिक करना। लुईस पास्चर को ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऐसा कहते हैं लोग कि थ्योरी लुईस पास्चर ने दी थी, सत्यापित किसने की? रॉबर्ट कोच ने। पर जर्म थ्योरी जब भी पूछे आप लुईस पास्चर ही टिक कर देना, सही आंसर है। क्लियर? ये क्या मानते हैं? इट कंसीडर दैट एवरी ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स विच नॉन एज जर्म। इन्होंने कहा कि दुनिया के हर व्यक्ति की जो बीमारियां हैं उनका कारण, जो उनका जो कॉज है वो माइक्रोब्स है, जिसको हम क्या मानते हैं? जर्म मानते हैं। ऐसा ये कह रहे थे। सही नहीं है। हर बीमारी का कॉज जर्म नहीं होते, कुछ का कॉज ओबेसिटी भी होती,
कुछ का कॉज स्मोकिंग भी होती है। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो काफी कुछ ठीक है पर नहीं, हमेशा सही नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो इसने क्या कहा है बच्चे, इट कंसीडर दैट एवरी ह्यूमन डिजीज, इट कंसीडर दैट एवरी ह्यूमन disease caused by microbes which known as, जिन्हें क्या बोलते हैं, आंसर है जर्म। आपने कहा, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ऐसा है। एग्जाम्पल दिए किसने बच्चे, आंसर विच वन इज जर्म थ्योरी के हिसाब से ये माना गया है कि दुनिया की हर बीमारी का कॉज माइक्रोब्स होते हैं जिनको जर्म कहते हैं। क्लियर? ये थी जर्म थ्योरी जो किसने दी, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच ने। एक आंसर टिक करना है तो लुईस पास्चर। इसके बाद अगली थ्योरी कौन सी है, अगली है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। बच्चे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में एपिडेमिक थ्योरी की बात तो होगी। सर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है बच्चे, ट्रायड है ये। आपने कहा नाम बताइए, मैंने कहा ये रहा ट्रायड, नाम क्या बताना है इसमें। पहला क्या है, मैंने कहा एजेंट, दूसरा क्या है, मैंने कहा होस्ट, तीसरा क्या है, मैंने कहा एनवायरनमेंट। ये तीनों जो हैं, ये तीनों का मिलाकर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, दैट इज फॉर द ट्रायड। सर ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या होता है, जब तीनों आपस में को रिलेटेड होते हैं तो इसे ट्रायंगल कहते हैं, जब तीनों आपस में को रिलेटेड नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, ट्रायड कहेंगे। ट्रायड का मतलब तीन है, ट्रायंगल का मतलब आपस में कुछ ना कुछ पार्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ट्रायड की बात ट्रायंगल की पूछे तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल कैसे बनेगा सर, सेम ही है ट्रायंगल भी। फिर भी एक बार बता दीजिए, ये लीजिए ट्रायंगल का डायग्राम, तो वो भी वो ट्रायड था, तो फर्क क्या है मैं बता देता हूं। यहाँ क्या है बच्चे, एजेंट, यहाँ क्या है होस्ट, यहाँ क्या है एनवायरनमेंट, और यहाँ दे रखा है टाइम। जब बीच में टाइम दिया होता है तो उसे ट्रायंगल कह देते हैं, और टाइम नहीं होता है तो वो ट्रायड होता है। कुछ बुक्स में ट्रायड बीच में टाइम लिखकर भी दे देते हैं, गलत है। ट्रायड का मतलब ये तीनों आपस में हैं, उसके बीच में टाइम कॉमन नहीं है। अगर टाइम कॉमन है तो वो क्या हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। क्लियर है? अब पूछे कि सर इसका एडवांस्ड क्या हो गया, एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल एडवांस कौन सा आएगा बच्चे, ये देखो एक बार आप, ये है ट्रायंगल। क्लियर? होस्ट एजेंट की जगह, एजेंट की जगह बेटा क्या आ गया है, कॉजेटिव फैक्टर। अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई एजेंट ही हो, माइक्रोब्स ही हो, तो कोई सा कॉजेटिव फैक्टर क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा। होस्ट की जगह आ गया है ग्रुप, या क्या आ गया है, पॉपुलेशन। क्लियर बच्चे? और एनवायरनमेंट तो अभी एनवायरनमेंट ही है, तो और बीच में होगा बच्चे टाइम। अगर मैं कहूं कि मॉडिफाइड या एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल कौन सा है, तो वो ट्रायंगल तीन होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक है बच्चे कॉजेटिव फैक्टर, दूसरा है ग्रुप, और तीसरा है एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, और एनवायरनमेंट क्या है। वन बाई वन करके एक बार मैं समझा देता हूं। एजेंट ऑब्लिक कॉजेटिव फैक्टर, यही तो बताया था आपने, कॉजेटिव फैक्टर, एजेंट ऑब्लिक कॉजेटिव फैक्टर। एजेंट ऑब्लिक कॉजेटिव फैक्टर में क्या पढ़ना है बच्चे, ये क्या होते हैं, इट हैज टू बी, यानी कि किसी भी एपिडेमियोलॉजी, किसी बीमारी को फैलाने के लिए रिस्क फैक्टर का होना, एजेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर यह भी कन्फर्म है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस डिजीज अलोन, ये अकेला बीमारी फैला नहीं सकता। जब तक कोई डिजीज आगे, कोई भी माइक्रोब्स आगे नहीं जाएगा तो डिजीज कैसे फैलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्बिडिटी के लिए, बट ये भी सच है कि अकेला बीमारी नहीं फैला सकता। क्लियर बच्चे? तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा था आपसे, फॉर डिजीज, डिजीज फैलाने के लिए, बट कैन नॉट स्प्रेड डिजीज अलोन,
पर ये अकेला बीमारी नहीं फैला सकता। कौन? आंसर है एजेंट या कॉजेटिव। क्लियर बच्चे? दूसरा क्या है? दूसरे में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? दूसरा है होस्ट। होस्ट को हमने क्या माना था? ग्रुप, और हमने से क्या माना है? पॉपुलेशन। सर होस्ट के अंदर क्या है? होस्ट के अंदर वो इंडिविजुअल या ग्रुप होते हैं हु आर ससेप्टेबल टू एजेंट, जो एजेंट के प्रति क्या है? ससेप्टेबल है। क्या पैदा करने के लिए? बीमारी पैदा करने के लिए, चाहे वो किसी बेसिस पे हो, चाहे एज के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो। क्लियर बच्चे? तो ये क्या हो गए? ये हो गए इंडिविजुअल ऑब्लिक ग्रुप which is susceptible फॉर एजेंट, जो एजेंट के प्रति क्या है? ससेप्टेबल है बीमारी फैलाने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ किस किस पर? एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, मैं पहले सब कुछ बता चुका हूं, एटसेट्रा। तो याद रखना कि ये होस्ट है वो इंडिविजुअल या किसी व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है। वो है क्या? वो ससेप्टेबल होता है एजेंट के प्रति, और उनकी ससेप्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? आंसर एज पर डिपेंड करती है, जेंडर पे डिपेंड करती है। क्लियर? इसके बाद बेटा क्या आता है? एनवायरमेंट आता है। एनवायरमेंट क्या होता है? देयर इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन विद द एजेंट फॉर द डिजीज। ये कॉम्बाइन होते हैं, ये कंबाइन है, दोज कंबाइन विद एजेंट फॉर डिजीज। यानी जब तक एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं करेगा किसको? एजेंट को, बीमारी नहीं फैलेगी। आपको मैंने कहा था ना, हर एनवायरमेंट में हर बीमारी नहीं फैलती है। तो व्हेन द एनवायरमेंट सपोर्ट द एजेंट, देन टाइम द एजेंट कैन स्प्रेड द डिजीज। तो आपसे ये पूछा था ना, मैंने कहा था ना कि एजेंट अकेला बीमारी नहीं फैला सकता। मैंने कहा था क्यों नहीं फैला सकता? क्योंकि एजेंट को बीमारी फैलाने के लिए क्या चाहिए? एनवायरमेंट चाहिए। क्लियर बच्चे? तो एनवायरमेंट क्या है? दोज कंबाइन विद एजेंट, दोज कंबाइन विद एजेंट फॉर डिजीज, फॉर डिजीज। डिजीज फैलाने के लिए एजेंट और एनवायरनमेंट में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और ये सब बताए हैं, कौन सी थ्योरी है? एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद नंबर 8 पे है, 7 थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, नंबर 8 पे दे रखा है मल्टी फैक्टोरियल या क्रॉनिक डिजीज थ्योरी। कौन सा बच्चे? मल्टी फैक्टोरियल या क्रॉनिक डिजीज थ्योरी। क्रॉनिक डिजीज थ्योरी, मल्टी फैक्टोरियल या क्रॉनिक डिजीज थ्योरी क्या होती है बच्चे? उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिजीज, ये थ्योरी दी किसने? ये थ्योरी दी थी पैटन कॉफर ने। किसने बेटा? गिवन बाय पैटन कॉफर। ये डिजीज की थ्योरी किसने दी? पैटन कॉफर ने दी थी। पहली चीज इसने कहा कि कोई एक चीज बीमारी नहीं फैला सकती। दे आर मैनी अदर कॉजेज ऑफ डिजीज अलोंग विद द जर्म। जर्म के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, इम्यूनोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, कई सारे कॉजेज हैं जो क्या फैला सकते हैं? बीमारियां फैला सकते हैं, जर्म के अलावा भी। समझा है बच्चे? तो बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं। दे बिलीव that other many causes for disease beside germ। जर्म के अलावा ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो बीमारियां फैला सकती हैं। इसने कहा कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल इसने बताया जेनेटिक, आपको भी पता है बहुत सी डिजीज जेनेटिक्स होती हैं। न्यूट्रिशनल, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन के डेफिशिएंसी। इम्यूनोलॉजिकल, किसी भी पेशेंट को उसी जर्म से इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को उससे नहीं होता है, डिपेंड ऑन इम्यूनोलॉजिकल। मेटाबॉलिक, बहुत सारे कॉजेज हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉजेज हैं जर्म के अलावा जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसने कहा ये मल्टी फैक्टोरियल है। क्या है बच्चे? मल्टी फैक्टोरियल। और ये किसने दी? पैटन कॉफर ने दी थी। कौन? मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी या क्रॉनिक डिजीज थ्योरी। इसके बाद 9वें नंबर पे जो थ्योरी आ रही है इसे कहते हैं बीइंग्स थ्योरी।
बीइंग्स थ्योरी क्या होती है बच्चे, एक बार देख लीजिए। बीइंग्स थ्योरी, बीइंग्स थ्योरी के अंदर क्या होता है बच्चे, बीइंग्स थ्योरी के अंदर 9 फैक्टर होते हैं। बीइंग्स थ्योरी के अंदर 9 फैक्टर होते हैं। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही है, कोई बात नहीं 9 हो जाएंगे, आप घबराओ मत, मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूँ, समझा बच्चे। तो ये 9 फैक्टर कौन से हैं, पहली बात ये 9 फैक्टर थ्योरी है। बीइंग्स थ्योरी को 9 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बी है पहला, बी के हैं 2 पार्ट, बी के हैं 2 पार्ट। एक है बच्चे बी में कौन सा, बायोलॉजिकल कॉज फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा है बिहेवियर फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर और बिहेवियर फैक्टर। क्लियर है। ई क्या होता है, ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। क्लियर बच्चे। देन आई का मतलब क्या होता है बच्चे, आई का मतलब होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर बच्चे। और एन, एन का मतलब होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। ठीक है बच्चे। देन जी का मतलब क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर। और एस के आगे बेटा 3 होते हैं। एस का सबसे पहला है बच्चे सोशल फैक्टर। क्लियर। स्पिरिचुअल फैक्टर, और इसका सर्विस यानी ऑक्यूपेशन। ये टोटल 9 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 फैक्टर थ्योरी होती है बीइंग्स थ्योरी। तो आपको ये सारे कॉज बताए हैं ये बताने के लिए कि कौन कौन से कॉज हो सकते हैं किसी भी डिजीज का। क्लियर। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट नंबर 10 थ्योरी होती है, इसे कहते हैं वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी। वेव समझते हो, नेट, वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी। वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे बच्चे। ये सबसे पहले बात दी किसने, गिवन बाय मैकमोहन। इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय मैकमोहन। ये मैकमोहन और किसने दी, पॉ। क्लियर बच्चे। ये मैकमोहन और पॉ ने दी थी। इसके अंदर क्या है, वेव है, मतलब वेव समझते हो, नेट जानते हो, एक कॉज कई सारी बीमारी पैदा करते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर, बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लाइक ए वेव ऑफ स्पाइडर, जैसे कि आपने स्पाइडर देखा रखा है ना, उसका जाल देख रखा है, और ये आपस में क्या होते हैं, इंटर कम्युनिकेट होते हैं। क्लियर है। तो मल्टीपल फैक्टर आर रिलेटेड विद ईच अदर टू प्रोड्यूस ए डिजीज। तो ये कहना चाह रहा है कि मल्टीपल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड with each other to produce a disease, to produce a disease। इसे कहते हैं बच्चे वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी। जैसे कि स्पाइडर का वेव जाल होता है, वैसे ही करके बहुत से फैक्टर आपस में जुड़े होते हैं, और जिनमें जुड़ने की वजह से क्या होता है बच्चे, वो बीमारी पैदा कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चे कॉज ऑफ थ्योरी, कॉजेशन ऑफ थ्योरी, जिसको समझाने के लिए मैंने आपको 10 थ्योरी समझाई हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग माना गया है कि कौन सी डिजीज़ किस वजह से होती हैं। क्लियर बच्चा। इसके बाद हम 2 चीज़ पढ़ चुके हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स। तीसरा हम पढ़ रहे हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी। तो नंबर 3rd वन इज फ्रीक्वेंसी। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो ओके। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, याद है। फ्रीक्वेंसी में आपको मैंने बताया था इंसिडेंसेस और प्रिविलेंस, याद हो किसी को तो, मैंने बताए थे इंसिडेंसेस और प्रिविलेंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, और वो हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी।
मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी के अंदर बच्चे क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी के अंदर याद रखिएगा बच्चे आप, ओके, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्बिडिटी क्या होती है। मॉर्टेलिटी तो नहीं होती ना, वो तो मृत्यु दर होती है, ये होती है सिकनेस। तो मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी क्या होती है, सिकनेस, पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है, उसे कहते हैं इंसिडेंसेस। क्या कहते हैं उसे, इंसिडेंसेस। आपने कहा इंसिडेंसेस क्या है, सिंपल सिंपल मतलब है, पहले मैं बता दूं, नंबर ऑफ न्यू केसेस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, नए केसेस को हम कहते हैं इंसिडेंसेस। अब आपने कहा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम, एक पर्टिकुलर समय के अंदर, दी गई स्पेसिफिक पॉपुलेशन में दिए गए स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितने नए केस आपको देखने को मिलते हैं किसी बीमारी के, वो सारे केस क्या कहलाते हैं, इंसिडेंस कहलाते हैं। याद रखना, नए केसेस। तो आपने कहा नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग या अकर्स इन गिवन पॉपुलेशन, इन गिवन पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, दिए गए समय में और दिए गई पॉपुलेशन के अंदर जितने किसी डिजीज के नए केस ऐड हुए हैं, वो नए केस क्या कहलाते हैं, इंसिडेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंसिडेंसेस। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इंसिडेंसेस को डिफाइन करना चाहूँ या इसका फॉर्मूला बताऊं कि इंसिडेंसेस क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ईयर, क्योंकि टाइम बताना जरूरी है, नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए ईयर, एक साल के अंदर नए केस, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, यानी जो पूरी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन को रिस्क था बीमारी होने का, पर सबको नहीं हुई। जो गिवन पॉपुलेशन थी उन सबको रिस्क था ना बीमारी होने का, पर हुई कितनों को, कुछ लोगों को। तो जो कुछ लोगों को हुई है वो ऊपर लिख दिए, टोटल पॉपुलेशन नीचे लिख दी जिनको खतरा था, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1000 के साथ। समझ आया बच्चे। तो याद रखिएगा इंसिडेंसेस का ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लिकेशन बाय 1000। तो ये जो इंसिडेंसेस है, इंसिडेंसेस क्या होती है, इंसिडेंसेस रेट होता है कि रेशो होता है, ये बहुत पूछ जाता है एग्जाम में। इंसिडेंस हमेशा रेट होती है, याद रखिएगा, इंसिडेंस हमेशा रेट होती है। ये एक्सप्रेस्ड होती है पर 1000, ये एक्सप्रेस्ड होती है पर 1000, ये रेट होती है। क्लियर बच्चे। अब मैं बात कर रहा हूं कि इंसिडेंस के जो रेट हैं वो कितने टाइप की होती है। तो एक तो होती है अटैक रेट और एक होती है सेकेंडरी अटैक रेट। तो दोनों चीजें याद रखना, एक अटैक रेट होती है और एक होती है, क्या लिखा है ना, एक्सप्रेस्ड रेट की बात कर रहे हैं ना। तो अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं तो बच्चे स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसिडेंस रेट, तो कौन कौन से होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसिडेंस रेट्स। और इसमें जो सबसे पहला है वो है अटैक रेट। कौन सा बच्चे, अटैक रेट। अटैक रेट क्या होता है सर, इंसिडेंस रेट यूज टू व्हेन पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये वो इंसिडेंस रेट है जिसे तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन किसी छोटे समय अंतराल के लिए एक्सपोज की जाती है और कोई बीमारी उन्हें हो जाती है। जैसे एग्जांपल है एपिडेमिक। क्या एग्जांपल है बच्चे, एपिडेमिक। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इंसिडेंस रेट यूज टू व्हेन पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब छोटे समय के लिए का आप पॉपुलेशन को एक्सपोज कर देते हो तो वो जो रेट आता है उसे अटैक रेट कहते हैं। और ऐसे एग्जांपल होते हैं एपिडेमिक। तो इसका मीनिंग लिख लीजिए, इसका मीनिंग मैं बोल देता हूं कि इसका मीनिंग मैंने क्या बताया कि व्हेन पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड, व्हेन पॉपुलेशन is exposed, when population is exposed for small interval, for
स्मॉल इंटरवल, जब पॉपुलेशन को स्मॉल इंटरवल के लिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सपोज किया जाता है, तो वो जो इंसिडेंस रेट है वो क्या कहलाती है? अटैक रेट कहलाती है। आपने कहा इसका एग्जांपल बता दीजिए। इसका एग्जांपल है एपिडेमिक। एपिडेमिक जो एग्जांपल है किसका है? अटैक रेट का है। क्लियर है? इसके बाद आता है सेकेंडरी अटैक रेट। कौन सा आता है? सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग ऑफ डिजीज विद इन रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। यानी ये तब होता है जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड प्राइमरी केस के कांटेक्ट में आ जाए, और जितने व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आते हैं वो जितनी डिजीज फैलाते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। ये सीधी डिजीज नहीं हुई है, ये पेशेंट से डिजीज हुई है, इसे कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। यानी नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन, क्या आएंगे बेटा इसके अंदर? डेफिनेशन बोलो। नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज, जिनमें क्या हो गई? डिजीज डेवलपिंग द डिजीज, डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन, within the range of incubation period। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही कब हुआ है? फॉलोइंग, किसके बाद हुआ है? फॉलोइंग एक्सपोजर टू प्राइमरी केस, फॉलोइंग एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। प्राइमरी केस के एक्सपोजर होने के बाद एक गिवन टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितने नए केस डेवलप हुए हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी अटैक रेट। याद रखना जो मैंने कहा। अब एक बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इंसिडेंस में से और प्रेवलेंस में से कौन बेस्ट मीजर है डिजीज की फ्रीक्वेंसी का? आंसर है इंसिडेंसेज आर बेस्ट मीजर। तो इसे 5 स्टार बना के लिख लीजिए, काम आएगा। इंसिडेंसेस आर बेस्ट इंडिकेटर, या बेस्ट इंडिकेटर बोल सकते हैं या बेस्ट मीजर बोल सकते हैं, बात एक ही है। बेस्ट इंडिकेटर या बेस्ट मीजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, डिजीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनी स्टडी, ऑफ इटियोलॉजिकल स्टडी। जो इटियोलॉजिकल स्टडीज आप कर रहे हैं उसमें डिजीज फ्रीक्वेंसी को चेक करने का बेस्ट मीजर होता है इंसिडेंसेस। क्लियर बच्चे? जो नए केसेस हैं। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं प्रेवलेंस की। किसकी बात करते हैं? प्रेवलेंस की। प्रिविलेंस क्या होते हैं बच्चे? प्रिविलेंस है टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ करंट केस, टोटल नंबर नहीं, आज जितने केसेस हैं नए और पुराने। टोटल केस मतलब जितने अब तक हुए हैं वो नहीं, आज जो प्रेजेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल करंट नंबर ऑफ केसेस, टोटल करंट नंबर ऑफ केसेस इन गिवन पॉपुलेशन, इन गिवन पॉपुलेशन, इन गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पॉइंट ऑफ पीरियड, यानी किसी टाइम के अंदर। ठीक है बच्चे? फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है करेंट नंबर की बात कर रहा है, तो इसके अंदर ओल्ड प्लस न्यू, जो हाल फिलहाल प्रेजेंट है। ओल्ड और न्यू केसेस, जितने केसेस हैं उन्हें मिलाकर क्या कहते हैं? प्रिविलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रिविलेंस कहते हैं। तो प्रिविलेंस में वो टोटल करंट केसेस हैं किसी भी डिजीज के, जो गिवन पॉपुलेशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने करंट वर्ड यूज कर लिया तो इसमें वो केसेस नहीं है जो पहले आकर मरकर, जैसे बीमार हुए और मर गए, अब है ही नहीं, तो उन्हें क्या बोलोगे आप? उन्हें क्या हो गए? प्रिविलेंस नहीं कह सकता मैं उन्हें प्रिविलेंस। मैं तो उन्हें कहूंगा जो अभी मेरे पास प्रेजेंट हैं, कुछ मर गए कुछ ठीक हो गए, वो मेरे प्रिविलेंस है ही नहीं। मेरे प्रिविलेंस हैं वो केस जो अभी मेरे पास सामने हैं, टोटल केस, न पुराने और नए, पर अभी प्रेजेंट हैं, ना मरे हैं ना ठीक हुए हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर बच्चे?
अब प्रिवेलेंस को सर आप निकालोगे कैसे? प्रिवेलेंस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टोटल केसेस ऑफ डिजीज इन ए ईयर, नंबर ऑफ टोटल डिजीज इन ए ईयर, नंबर ऑफ टोटल डिजीज यानी नंबर ऑफ टोटल केसेस ऑफ डिजीज डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। और याद रखना इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, 1000 से नहीं करते, ये भूलने वाली गलती मत कर देना। समझ आया बच्चे? वहाँ इंसिडेंस में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रेवलेंस में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि मैं इसमें 100 यूज कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा याद रखना कि इंसिडेंस हमेशा क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है, रेट नहीं होता है, क्योंकि प्रोपोर्शन हमेशा परसेंट में बताते हैं। क्लियर? और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो इसको अलग से 5 स्टार बना के लिख लेना। इंसिडेंस तो रेट होती है, पर प्रिविलेंस क्या होता है? प्रिविलेंस ऑलवेज इज प्रोपोर्शनल। प्रिविलेंस हमेशा प्रोपोर्शन होता है, भूल जाओ तो P से P मिला, प्रिविलेंस हमेशा प्रोपोर्शन होते हैं। क्लियर बच्चे? ठीक है। अब सर प्रिविलेंस आपको निकालना है और इंसिडेंस आपको दे रखा है, तो प्रिविलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। अगर मैं ड्यूरेशन से इंसिडेंस को मल्टीप्लाई कर दूं, किसी दिए हुए समय को मल्टीप्लाई कर दूं, कितने समय में, उस समय में कितने केस आए, तो वो टोटल क्या कहलाएंगे? प्रिविलेंस कहलाएंगे। तो प्रिविलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। क्लियर बच्चे? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, आप वो समझिए। अगर डिजीज कम्युनिकेबल है, मेरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिजीज कम्युनिकेबल है और अच्छा ट्रीटमेंट प्रेजेंट है, तो बताओ क्या नए केस आएंगे? कम आएंगे? ठीक है। क्या टोटल केस बढ़ेंगे? जब नए केस नहीं कम आ रहे हैं तो टोटल केस कैसे बढ़ेंगे? तो प्रिविलेंस भी कम होगा और इंसिडेंस भी कम होगा। कब? एग्जाम्पल, व्हेन डिजीज इज कम्युनिकेबल, अगर डिजीज कम्युनिकेबल है एंड गुड ट्रीटमेंट प्रेजेंट, और अच्छा ट्रीटमेंट प्रेजेंट है, देन तो फिर क्या होगा? दो क्वेश्चन है, इंसिडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और प्रिविलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा अगर कम्युनिकेबल बीमारी है और अच्छा ट्रीटमेंट है तो नए केस कम आएंगे, इसका मतलब इंसिडेंस कम होगा। अब जब नए केस कम आएंगे तो टोटल केस की संख्या भी कम हो जाएगी, तो प्रिविलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? सेकंड चीज, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि व्हेन डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल, व्हेन डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल, क्लियर बच्चे? व्हेन डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल एंड गुड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एंड गुड ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट, गुड ट्रीटमेंट प्रेजेंट है, तो क्या होता? मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं और प्रेवलेंस की बात करूं, तो इंसिडेंस अगर गुड ट्रीटमेंट है तो भी क्या होगा? नॉन कम्युनिकेबल है, ये तो पहले भी नहीं फैल रही थी इंसान से इंसान में, पर ट्रीटमेंट क्या? अगर किसी को स्मोकिंग से है लंग कैंसर, तो लोग तो अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट होते जाएंगे, कैंसर ठीक होता जाएगा, फैलेगा नहीं, तो नंबर कम भी नहीं होंगे। तो इंसिडेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो कम होगा ना वो बढ़ेगा, इंसिडेंस तो स्थिर रहेगा। क्लियर है? प्रिविलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रिविलेंस क्या हो जाएगा? आंसर है कम, क्योंकि जब इंसिडेंस नॉर्मल हो गई, ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, तो उस केस में प्रिविलेंस क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि जितने ओल्ड केसेस थे वो तो इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं ना, वो तो ठीक होके जा रहे हैं ना। तो अगर प्रिविलेंस में से टोटल केस में क्या करूं? अगर मैं प्रिविलेंस में से पुराने के जो के प्रिविलेंस का मतलब क्या है? नए और पुराने केस अगर ठीक होके जा रहे हैं तो प्रिविलेंस कम होता जा रहा है। अगर आपसे कहो नॉन कम्युनिकेबल है, तो कैंसर का इलाज होता जा रहा है, वो ठीक होते जा रहे हैं, कैंसर का इलाज हो रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, तो प्रिविलेंस तो क्या हो रहा है? कम। पर क्योंकि कैंसर आसपास के लोगों से नहीं फैलता,
और डिजीज कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंसिडेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रिविलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, क्योंकि जब डिजीज कम्युनिकेबल होती है तब अगर मैं अच्छा इलाज दे दूं तो इंसिडेंस कम हो जाते हैं। पर जब डिजीज ही नॉन कम्युनिकेबल है तो जब वो फैलने को कैसे रोकेगी, जो डिजीज फैल रही है वो तो फैलेगी, इलाज के बाद आप ठीक हो जाओगे। तो इंसिडेंस पे तो क्या रहेगा, इंसिडेंस तो क्या हो जाएगा, अनचेंज, पर प्रिविलेंस क्या हो जाएंगे, कम। मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्लियर। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को समझिए, दैट इज द बाथ टब ऑफ इकोलॉजिस्ट। एपिडेमोलॉजिस्ट का बाथ टब कहते हैं इसको। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। क्या क्या होते हैं देखिए, इसने कहा कि सर ये एक बाथ टब है, पानी इसमें से आकर गिर रहा है, जो नई बूंदें आकर इस बाथ टब में गिर रही हैं, तो नई बूंदें नए पानी क्या कहलाएंगे, इंसिडेंस। नया पानी जब बाथ टब में भर गया, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी, इसमें दोनों हैं, इसमें ओल्ड के ओल्ड पुराना पानी भी है और इसमें न्यू पानी भी आकर मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रिविलेंस। क्या कहलाएंगे बेटा, प्रिविलेंस। समझ आ रहा है क्या बच्चे। पर यह बात समझो, जितने यहां से निकल गए यानी मर गए वो प्रिविलेंस का पार्ट नहीं है, और जितने रिकवर हो गए वो भी प्रिविलेंस का पार्ट नहीं है। प्रिविलेंस का पार्ट है करंट कितने प्रेजेंट हैं, करंट कितने प्रेजेंट हैं, वो है प्रिविलेंस। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने नई बूंदें गिर रही हैं वो तो इंसिडेंसेस है, जितना पानी बाथ टब में अभी प्रेजेंट है वो प्रिविलेंस है, जितना नीचे बह गया लीक होने से वो मरे हुए केस है, वो बाथ टब के पानी में काउंट नहीं होगा, और जो भाप बन के उड़ गए वो रिकवर केस है, वो भी टब के पानी में काउंट नहीं होगा। टब में हाल फिलहाल जो पानी प्रेजेंट है वो प्रिविलेंस है, उसमें नया पानी भी है और पुराना पानी भी है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर बच्चे, ठीक है। देन आफ्टर ये क्या था बच्चे, ये था टूल्स ऑफ यानी मेजरमेंट ऑफ सिकनेस यानी मॉर्बिडिटी। अब हम बता रहे हैं टूल ऑफ मेजरमेंट। नाउ टूल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के कितने टूल होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। मेजरमेंट के टूल दो होते हैं, एक होता है रेशो और एक होता है नॉन रेशो। एक होता है रेशो और एक होता है नॉन रेशो। नॉन रेशो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेट और एक होता है प्रोपोर्शन। एक क्या होता है, रेट, और एक होता है प्रोपोर्शन। ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब टूल ऑफ मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं, एक रेशो होता है, एक नॉन रेशो होता है। रेशो नॉन रेशो के अंदर दो होते हैं, एक रेट और एक क्या होता है, प्रोपोर्शन। क्लियर बच्चे। चलो, आपको इतना तो पता होगा कि अगर मैं किसी चीज को एक्स और ऑब्लिक वाई लिखता हूं तो ऊपर वाला जो एक्स है वो तो क्या कहलाएगा बच्चे, न्यूमरेटर, और ये y क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। तो बच्चे ये डिनोमिनेटर हो गया यानी d, और ये न्यूमरेटर क्या हो गया, y, x सॉरी। तो नीचे जो होता है वो तो क्या होता है, डिनोमिनेटर, जो ऊपर होता है वो होता है न्यूमरेटर। क्लियर है, आप भूलना मत, ये बहुत काम आएगा। तो अब आपको समझ में आया कि नीचे वाला जो लिखा है लाइन के वो तो है डिनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा है वो होता है न्यूमरेटर। ये बात समझने के बाद अब मैं आपको पहला वर्ड समझा दूं, आंसर है रेशो। रेशो क्या होता है, रेशो के अंदर बच्चे याद रखना, न्यूमिनेटर जो ऊपर था, वापस लिख देता हूं भूल जाओगे, नोमिनेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। रेशो के अंदर नोमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। तो याद रखना कि नोमिनेटर क्या बता बच्चे, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। बोथ आर अनरिलेटेड, दोनों क्या होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं। बोथ आर अनरिलेटेड, दोनों अनरिलेटेड होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोनों अनरिलेटेड हैं, बोथ आर अनरिलेटेड। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, बोथ कैसे होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं, आपस में कोई संबंध नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए इसका, कि अगर मैं कहूँगा क्लास के लड़के लड़कियों में रेशो बताइए, तो क्लास के लड़के लड़कियों का रेशो होगा कि नंबर ऑफ गर्ल डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज।
अब आप बताइए क्या बॉयज का पार्ट है गर्ल्स? नहीं, गर्ल्स अलग है, बॉयज अलग है, न्यूमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों अलग होते हैं, जब इसका पार्ट ही नहीं है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा? रेशो कहलाएगा। इसका बहुत ज्यादा बेस्ट एग्जांपल होता है, ये याद रखना, एमएमआर। एमएमआर जो है जिसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं, ध्यान से सुनना। यानी एमएमआर क्या कहलाता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं कहते, इसे रेशो कहते हैं। तो एमएमआर का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइड बाय लाइव बर्थ, डिवाइड बाय लाइव बर्थ और मल्टीप्लीकेशन इनटू 1 लाख। 1 लाख से क्या किया? मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अलग है और लाइव बर्थ अलग है। लाइव बर्थ का पार्ट नहीं है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। तो डिनोमिनेटर अलग हो गया, न्यूमिनेटर अलग हो गया। तो एमएमआर रेट है या रेशो है? एमएमआर इज रेशो। एमएमआर एक रेशो होता है, रेट नहीं होता। ध्यान से सुन लेना बच्चे इस बात को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रेशो के बाद हम सेकंड पढ़ रहे हैं इसके अंदर, रेट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रेट। रेट में क्या होता है? न्यूमिनेटर इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। तो इसमें आप लिख लीजिए स्टार बना के, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, नोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अब आपने कहा न्यूमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब रेट का मतलब कैसे? अगर एग्जांपल दूं, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप बताइए, बॉयज तो हैं तो स्टूडेंट में से ही, तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है। जितने भी लड़के हैं तो स्टूडेंट में से ही, तो स्टूडेंट का ही तो पार्ट है बॉयज, तो डिनोमिनेटर का ही तो पार्ट हुआ न्यूमिनेटर। तो ये क्या कहलाएगा? ये रेट कहलाएगा। समझ आया बच्चे? तो रेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से रेट दी जाती है। क्लियर बच्चे? तो याद रखना, रेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसे टाइम के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। किसको? रेट को। जैसे हार्ट रेट, 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट है, तो रेट में टाइम होना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो एग्जांपल लिख लेना, हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट के बारे में बात कर रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, देन आफ्टर और क्या है? रेट के बाद एक एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये रेशो नहीं है। अगर रेट हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइड बाय women of reproductive age, women of reproductive age into 1000, इंटू 1000। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में से तो मरी हैं ऊपर की महिलाएं, तो टोटल रिप्रोडक्टिव एज में से तो महिलाएं मरी हैं, तो डिनोमिनेटर का ही तो पार्ट हुआ न्यूमिनेटर। अगर वो एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पूछे और डिनोमिनेटर पूछे तो आंसर है विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, और वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो पूछे और डिनोमिनेटर पूछे तो बेटा आंसर है नीचे लाइव बर्थ। सीएचओ के एग्जाम में हो चुका है ऐसा। अगर वो आपसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पूछ रहा है और डिनोमिनेटर पूछ रहा है तो विमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आएगा, और अगर वो एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो पूछ रहा है और डिनोमिनेटर पूछ रहा है तो नीचे लाइव बर्थ आता है। ये चीज़ें नहीं आती, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर बच्चे? इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नंबर 3 पे है प्रपोर्शन। क्या बेटा? प्रपोर्शन।
तो प्रपोर्शन के बारे में अगर बात करें तो प्रपोर्शन के बारे में बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। प्रपोर्शन के अंदर भी न्यूमिनेटर किसका पार्ट होता है? डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। और पर इसे हमेशा 100 में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 1000 में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो प्रपोर्शन के अंदर भी सेम होता है कि न्यूमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन परसेंटेज, इसे हमेशा परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। किसको? प्रपोर्शन को। जैसे एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल है केस फर्टिलिटी रेट। केस फैटेलिटी रेट क्या होती है बच्चे? नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस दैट पर्टिकुलर डिजीज। नंबर ऑफ केसेस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज इनटू 100। समझा नहीं? एक व्यक्ति, एक एग्जांपल टीबी है, टीबी से जितने व्यक्ति इन्फेक्टेड हुए वो तो आएंगे नीचे। उस टीबी बीमारी से जितने व्यक्ति इन्फेक्टेड हुए वो तो आएंगे नीचे। जितने मर गए इनमें से वो क्या आएंगे? डेथ ऊपर। तो जितने इन्फेक्टेड हुए उन्हीं में से तो मरे, तो डिनोमिनेटर का ही तो पार्ट हो गया न्यूमिनेटर। तो जितने टोटल केस थे वो तो आएंगे नीचे, उनमें जितने मर गए वो आएंगे ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि परसेंटेज में लिखना है। तो इसे कहते हैं केस फैटेलिटी रेट। समझ आए? एग्जाम्पल पूछे तो याद रखना, रेबीज की 100% होती है। रेबीज की केस फैटेलिटी रेट 100% होती है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जितनी मैंने आपको बताई हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिवन ईच एंड एवरीथिंग। इसमें कुछ कॉमन एस्पेक्ट और लिख लीजिए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और लिख लीजिए, क्योंकि लगे हाथ वो भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या हो गया बच्चे? क्या क्या है इसके अंदर? फादर ऑफ मेडिसिन पूछ सकता है वो आपसे। तो बेटा फादर ऑफ मेडिसिन तो आपको पता ही है, कई सारी चीज़ें में पढ़ चुके हो, नाम बड़ा फेमस है। 3 इडियट में कहते हैं ना, हिप्पोक्रेट ने लगा दी, वही वाली कहानी है। तो बच्चे हिप्पोक्रेट कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स क्या होते हैं? क्या कहलाए बच्चे? फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन होता है? फादर है नहीं, अलग है। फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहलाते हैं फ्रैकास्टोरियस को क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन होगा फिर? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन हुआ? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो हुआ फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन हुआ? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, आंसर है कॉलेरा। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या हुआ? कॉलेरा। और वैक्सीनेशन टर्म सबसे पहले किसने दी? वैक्सीनेशन टर्म किसने दी? दैट है एडवर्ड जेनर। ये कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिवेलेंस इंसिडेंसेस के बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ और पॉइंट एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी के आगे के अध्याय को पढ़ें जरूर, जिससे आपको एपिडेमियोलॉजी के बारे में बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाए। इस वीडियो में यहीं तक है। थैंक्स अ लॉट।